A very good morning students and welcome again. स्टूडेंट्स आगे चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करते हैं, आवर एनवायरनमेंट क्लास 10th। और प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस लेसन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हमने देखी, इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की, इकोसिस्टम के प्रकार देखे, नेचुरल इकोसिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही मैन मेड इकोसिस्टम्स या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी विषयों के ऊपर हमने चर्चा की। फूड चेन के एग्जांपल्स हमने देखे। फूड चेन से आगे स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम फूड वेब लेते हैं, साथ ही बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स कल हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 से आगे का जो भाग हम शुरू करते हैं, आप देखिए, इन ए फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ए ट्रॉफिक लेवल। तो आप याद रखेंगे, एक फूड चेन के अंदर जो वेरियस स्टेप्स होती है जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रत्येक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन के अंदर, खाद्य श्रृंखला के अंदर, वो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट्स है, आप लोग सभी जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो ग्रीन प्लांट्स है, वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड एनर्जी बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो है 1% सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसे फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। और फूड चेन में यदि हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो एनर्जी का अमाउंट है वो घटता हुआ जाएगा, कम होता हुआ जाएगा। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जो है वो घटती हुई जाएगी, डिक्रीज होती हुई जाएगी। तो इसे आप अच्छे से समझेंगे। आगे आप देखिए, एक 10% लो है, इसे देने वाले जो साइंटिस्ट थे लिंडमैन, साइंटिस्ट ने 10% लो दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। लिंडमैन साइंटिस्ट ने ये 10% लो दिया और इस लो के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% जो एनर्जी है वही ट्रांसफर होती है। 90% एनर्जी उस ट्रॉफिक लेवल की जो लाइफ प्रोसेसेस है उसमें यूज्ड हो जाती है। तो आप देखिए, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल। यानी जिस ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी गई, उस ट्रॉफिक लेवल पर उस एनर्जी का 90% भाग जो है वो डाइजेशन की क्रिया में, ग्रोथ की क्रिया में, रिप्रोडक्शन की क्रिया में खत्म हो जाता है और बाकी बचा 10% भाग वो आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगा। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन्स कंटेन 3-4 ट्रॉफिक लेवल्स। तो एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में डिक्रीज होती जा रही है। इसीलिए फूड चेन में केवल और केवल 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल ही पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल एक फूड चेन में नहीं पाए जा सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स आप देखिए, एक पिरामिड वाला डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पर आपको एनर्जी फ्लो दिखाया गया है इस डायरेक्शन में। और आप देखिए, जो प्रोड्यूसर है उनके पास एनर्जी है 1000 किलो जूल। तब अब ये प्रोड्यूसर अपनी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को देंगे तो वो एनर्जी 100 किलो जूल रह जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10 किलो जूल रह जाएगी और लास्ट में 1 किलो जूल रह जाएगी। यानी हर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है और एनर्जी में कमी आती जा रही है। तो आप इस एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर तक किस प्रकार से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर केवल और केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। 90% जो एनर्जी है वो उसी ट्रॉफिक लेवल की लाइफ प्रोसेसेस में यूज हो जाती है। आगे आप देखिए, ये तो हो गई एनर्जी की बात। इफ यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, अब अपन हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन की बात करें, देन इट इंक्रीजेज विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो हार्मफुल केमिकल की जो कंसंट्रेशन है, एनर्जी तो हर ट्रॉफिक लेवल पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन हार्मफुल
केमिकल्स की कंसंट्रेशन हर एक ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ती हुई जाएगी फूड चेन के अंदर, आप बहुत अच्छे ढंग से इसे समझेंगे। इट इज़ कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन, और इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फूड चेन का डायग्राम हमने बनाया है। ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को लोइन खा रहा है। और यदि हम डीडीटी की बात करें, जो कि एक केमिकल कंपाउंड है, डाईफ्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीडीटी ग्रास लेवल पर 10 ppm भाग में प्रेजेंट है। जब डियर ग्रास को खाता है तो उसके शरीर में 200 ppm हो जाता है ये, और लॉइन के अंदर ये 5000 ppm हो जाता है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। इसी चीज़ को हम बायो मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक फूड चेन में टॉप लेवल का कंज्यूमर है। एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है एक फूड चेन के सबसे टॉप पर पाया जाएगा। इसलिए ह्यूमन बीइंग के अंदर जो केमिकल की कंसंट्रेशन है वो सर्वाधिक पाई जाएगी। तो इसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे कि हर ट्रॉफिक लेवल पर हार्मफुल केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती हुई जा रही है। आगे हम फूड वेब की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये फूड वेब क्या होता है? हिंदी में से खाद्य जाल कहेंगे हम। इन नेचर लार्ज नंबर्स ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। नेचर के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड पाई जाती है। ये जरूरी नहीं है कि ग्रास को डियर ही खाएगा, ग्रास को कोई दूसरा एनिमल भी खा सकता है, और उस दूसरे एनिमल को कोई तीसरा एनिमल खा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी फूड चेन जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है, और बहुत सारी फूड चेन आपस में मिलकर फूड वेब का निर्माण करेगी। आप यहाँ पे याद रखेंगे फूड वेब क्या होता है। तो द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, जो कि एक इकोसिस्टम में ऑपरेट हो रही है, विच एस्टेब्लिश ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस स्पीसीज इज कॉल्ड फूड वेब, जो कि वेरियस स्पीसीज के बीच में एक रिलेशनशिप का नेटवर्क बना देती है। इसे ही हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप फूड वेब को भी बहुत अच्छे ढंग से याद करेंगे कि फूड वेब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से राइट की जाएगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन यही है स्टूडेंट्स कि फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है। वेरियस प्रकार की फूड चेन जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट है वो इंटरकनेक्टेड होकर फूड वेब को जन्म देती है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बींग्स के द्वारा खड़ी कर दी गई है। हम लोग ने ही एनवायरमेंट को ख़राब किया है, उसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आज भयावह स्थिति लेती जा रही है। तो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स में हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा है। चेंजेस इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस, एनवायरमेंट में चेंजेस हमें अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस, और हमारी एक्टिविटीज जो है हमारे चारों तरफ के एनवायरमेंट को प्रभावित करती है या चेंज कर देती है। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा। ह्यूमन की एक्टिविटीज जो है वो पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही है, साथ ही रेगिस्तान को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो रेगिस्तानी एरिया वो बढ़ता जा रहा है। जंगल की कटाई, डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को काटना। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्थितियाँ हमारे सामने पैदा हो गई है। इन्हें हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम ओजोन लेयर की बात करते हैं कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, और ऑक्सीजन का O2 आप सभी जानते हैं। इट इज़ ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। जो ओजोन लेयर है वो अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कंबल या ब्लैंकेट का काम करता है, विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट। क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी पर आने वाली मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो कि सनलाइट से आ रही है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग्स फ्रॉम मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। और इस प्रकार से ओजोन लेयर जो है लिविंग बींग्स को बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स, जो स्वास्थ्य के खतरे हैं, उससे बचाने का काम करता है। सच एज जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों का मोतियाबिंद हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स खत्म हो सकते हैं, एटसेट्रा। ये सभी अल्ट्रावायलेट रेज का दुष्परिणाम है। तो अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर रोक लेती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज के दुष्परिणाम से ओजोन लेयर हमारी रक्षा करने का काम करेगी। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये ओजोन लेयर क्या काम कर रही है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पर ये पाई जाएगी। मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, समताप मंडल में ये पाई जाती है। इट इज़ डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। और ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन है वो एक डेडली पॉइजन की तरह काम करती है। यानी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है तो वो हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज वाली होती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, और अल्ट्रावायलेट रेज के दुष्परिणामों से ये पृथ्वीवासियों की रक्षा करने का काम करती है। तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसे तैयार कीजिए स्टूडेंट्स। ओजोन लेयर पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता रहा है, और इस बार भी पूछा जा सकता है।
आगे हम डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की बात करते हैं। द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985। तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है स्टूडेंट्स वो कम हो गई है और उसे सबसे पहले अंटार्कटिका से देखा गया 1985 में, और इस थिकनेस के कम होने को ही ओजोन होल के नाम से जाना जाता है एंड वॉज टर्म्ड एज ओजोन होल। दिस डिक्रीज वॉज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक CFCs। तो ओजोन लेयर का जो मोटापन है वो कम हो रहा है और उसके मोटेपन के कम होने का कारण है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आप याद रखेंगे एक सिंथेटिक केमिकल है ये जो कि ओजोन लेयर को नष्ट करने का काम कर रहा है, विच आर यूज्ड। अब ये CFCs कहाँ यूज किया जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो ये CFCs रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, एसीज में यूज होता है, एयर कंडीशनर्स में, और फायर एक्सटिंग्विशर जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, एरोसोल स्प्रेज में इसका यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें CFCs वातावरण में छोड़ रहे हैं या छोड़ते हैं और जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है, ओजोन होल के रूप में हमें नज़र आ रही है एटसेट्रा। तो ओजोन लेयर को नुकसान करने वाला CFCs कहाँ से निकलता है वो भी आप याद रखेंगे, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एरोसोल स्प्रेज के द्वारा। आगे हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, एक यूनेप प्रोग्राम हुआ, सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट, और इस प्रोग्राम में एक एग्रीमेंट को साइन किया गया कि CFCs के प्रोडक्शन को 1986 के लेवल से कंट्रोल कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, और इस प्रोटोकॉल को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। तो आप याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल CFCs के लेवल को कम करने से संबंधित है और 1986 में ये क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था ताकि ओजोन लेयर को नष्ट होने से बचाया जा सके। तो आप याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और ये किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को बचाने से संबंधित है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक प्रोटोकॉल पे साइन किया है जिसके द्वारा 1986 के बाद से CFCs के उत्सर्जन पर कंट्रोल किया जाएगा और ओजोन लेयर को बचाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हम गार्बेज डिस्पोजल का लेते हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो जैसे जैसे लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उसके परिणाम स्वरूप वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा बड़ा है, एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है। दिस वेस्ट मटेरियल इज नॉन एज गार्बेज। इसी वेस्ट मटेरियल को हम गार्बेज के नाम से जानते हैं, कूड़ा कचरे के नाम से जानते हैं। गार्बेज कंटेंट्स फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल्स। गार्बेज के अंदर निम्नलिखित मटेरियल्स पाए जाएंगे। आप देखिए कौन कौन से मटेरियल गार्बेज के अंदर हो सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के रूप में हमारे सामने आएंगे और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के रूप में आएंगे। तो आप प्रीवियस छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं। सब्सटेंसेज विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे सब्सटेंसेज या पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवों के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। यानी सूक्ष्म जीव इन्हें सिंपल सब्सटेंसेज में तोड़ सकते हैं, इन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बोलेंगे। जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, कॉटन, जूट, डंग, पेपर, ये सब जो चीज़ें हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आ जाएगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की डेफिनेशन इसकी उल्टी हो जाएगी। सब्सटेंसेज विच कांट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे सब्सटेंसेज जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं उन सब्सटेंसेज को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहेंगे। और एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियोएक्टिव वेस्टेज, पेस्टिसाइड्स, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के एग्जाम्पल्स हैं। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्टेज डिस्पोजल कॉमनली यूज अराउंड द वर्ल्ड आर एज फॉलोज। जो वेरियस प्रकार के मेथड्स सॉलिड वेस्टेज को डिस्पोज करने के लिए इस संसार में या इस वर्ल्ड में काम में लिए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड इसमें काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट्स, ओपन डंपिंग। ए कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्टेज डम्प्ड इन ए सेलेक्टेड एरिया ऑफ ए टाउन। ये एक परंपरागत तरीका है जिसके अंदर सॉलिड वेस्टेज को टाउन के एक एरिया में डंप कर दिया जाता है। एक्चुअली कॉज पॉजिटिव, लेकिन इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, एक्चुअली इसी की वजह से पॉल्यूशन होता है। तो ये ओपन डंपिंग का मेथड है। लैंड फिलिंग सेकेंड मेथड है। वेस्टेज आर डम्प्ड इन लो लिविंग एरिया। जो वेस्टेज है वो लो लिविंग एरिया पर डंप कर दिया जाएगा और उसको कॉम्पैक्ट बना दिया जाएगा बुलडोजर्स की रोलिंग के द्वारा। बुलडोजर उस पर चला लिया जाएगा लो लेवल पर और उस खाई को उस वेस्टेज के द्वारा भर दिया जाएगा। यानी जहाँ पर खाइयाँ वगैरह है या लो लेवल लैंड है वहाँ पर वेस्टेज को डालना, उसे हम लैंड फिलिंग का मेथड बोलेंगे। और फिर बुलडोजर चला के उसको रोलिंग कर दिया जाता है। कंपोस्टिंग आगे हम देखते हैं।
कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्टेज फील्ड इनटू ए कॉम्पैक्ट पिट। कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक वेस्टेज को एक कंपोस्ट पिट में, कंपोस्टिंग का जो पिट होता है, गड्ढा होता है उसमें, और गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको यहाँ पे दे रखी है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्टेज को भर दिया जाता है, कार्बनिक वेस्ट पदार्थ को भर दिया जाता है। इट इज़ देन कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और उसके बाद उसको मिट्टी की एक पतली लेयर से ढक दिया जाता है। आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, और 3 महीने के बाद द सेम गार्बेज फील्ड इनसाइड द पिट चेंजेज इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। जो गार्बेज आपने पिट या गड्ढे के अंदर डाला है वो 3 महीने के बाद ऑर्गेनिक मैन्योर में, कार्बनिक खाद में चेंज हो जाता है। और इस ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग आप खेतों में फसलों को खाद देने में कर सकते हैं। आपकी फसलें बहुत अच्छे ढंग से उस खाद से पोषित हो जाएगी। तो इस प्रकार से कंपोस्टिंग का मेथड यूज किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है कंपोस्टिंग करना भी। चौथा मेथड हमारे पास रिसाइकलिंग। द सॉलिड वेस्टेज इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टेंट सिंपलर मटेरियल, दिस मटेरियल आर देन यूज टू मेक न्यू आइटम्स। जो सॉलिड वेस्टेज है उनको उसके सिंपलर मटेरियल में तोड़ दिया जाएगा और सिंपलर मेथड को फिर वापस न्यू आइटम बनाने में काम में ले लिया जाएगा। एक तो ये रिसाइकलिंग का मेथड है। इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्टेज लाइक प्लास्टिक, मेटल कैन बी रिसाइकल्ड। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे पास मटेरियल है उसको भी हम, प्लास्टिक को, मेटल्स को रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करके हम इसका उपयोग वापस कर सकते हैं। रीयूज़, रिसाइकलिंग में तो हमने जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपल मटेरियल में तोड़कर नया आइटम बनाया है। रीयूज में हम उसी मटेरियल को वापस यूज करेंगे। ए वेरी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन। एक आइटम को बार बार उपयोग में लेना रीयूज का मेथड कहा जाएगा। पेपर कैन बी रीयूज फॉर मेकिंग एनवलप। जैसे कि कोई वेस्ट पेपर है तो उस वेस्ट पेपर को हम रीयूज कर सकते हैं एनवलप बनाने में, लिफाफे बनाने में। तो ये आपका रीयूज वाला मेथड हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स गार्बेज डिस्पोजल के जो मेथड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और हमारा आवर एनवायरनमेंट जो लेसन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही अच्छा लेसन है और बोर्ड के अंदर इस लेसन में से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये लेसन काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार कीजिए स्टूडेंट्स। आप इस लेसन को काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।